अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम डायरेक्टली स्टार्ट कहाँ से करते हैं? डॉपलर इफेक्ट से। क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, इस चीज को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे होंगे उस टाइम जाकर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो सारा का सारा पार्ट फिर वेव से रिलेटेड है, तो वो साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लें। डेफिनेशन ये है: द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ड्यू टू relative मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। तो ये जो अपेरेंट चेंज है फ्रीक्वेंसी का, किसकी वजह से? रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स की वजह से। उसे हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। अब सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, जब कभी भी कोई बॉडी जो कि सोर्स है, जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है, वो ऑब्जर्वर के पास आए या ऑब्जर्वर से दूर जाए, तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस जो होता है वो आपको फील होता है। और ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ही एक्चुअली क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। तो यहां पर मैं आपको अगर बताऊं कि ये जो अपेरेंट चेंज है, ये अपेरेंट चेंज एक्चुअली एक इफेक्ट है। ये अपेरेंट चेंज क्या है? इफेक्ट। जबकि ये जो ड्यू टू रिलेटिव मोशन है, इसे हम क्या कहते हैं? ये है कॉज। तो अगर आप देखें, एक है कॉज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जो है वो है कॉज, और उसकी वजह से इफेक्ट क्या है? अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और इस कॉज और इफेक्ट का जो हमारे पास है प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। अब ये डॉपलर इफेक्ट दो तरह से होता है। एक ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से और एक सोर्स के मोशन की वजह से। ठीक है, एक ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से और एक सोर्स के मोशन की वजह से। तो अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, जब सोर्स मूव करेगा तो भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी का चेंज जो है वो डिफरेंट रीजन की वजह से। जैसे अगर मैं कहूं ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के मूव करने से स्पीड में चेंज आएगा, और स्पीड में चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। लेकिन जो वेवलेंथ है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इट मीन्स अगर मैं फार्मूला लिखूं v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब अगर लैम्डा चेंज नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी, स्पीड भी कम होगी। यानी स्पीड कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। ठीक है, जबकि जब सोर्स मूव करता है, तो सोर्स के मूव करने से लैम्डा क्या हो जाता है? चेंज। सोर्स के मूव करने से लैम्डा क्या हो जाता है? चेंज। और v जो होता है वो इसमें क्या रहता है? कांस्टेंट। v रहता है कांस्टेंट। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो वो आ सकता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? कम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चेंज है फ्रीक्वेंसी का, वो किसकी वजह से? वेवलेंथ की वजह से। जबकि जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो जो फ्रीक्वेंसी का चेंज है वो किसकी वजह से? स्पीड की वजह से। अब देखिए रिलेटिव मोशन एक्चुअली क्या है, तो रिलेटिव मोशन एक्चुअली होता है चेंज इन डिस्टेंस की वजह से। अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे वहां पर क्या है? रिलेटिव मोशन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस केस को इस तरह से डिफाइन करूं कि अगर दो बॉडीज के दरमियान का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। डिक्रीज इन डिस्टेंस। डिक्रीज इन डिस्टेंस। और इस तरफ क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन डिस्टेंस। इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो अब चाहे डिस्टेंस डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, दोनों कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज। जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। और जब इंक्रीज इन डिस्टेंस होगा तो फिर होगी डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक जगह इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और एक जगह डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो याद रखें, जब भी डिस्टेंस चेंज होगा, वो डिस्टेंस चाहे डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। ठीक है,
इसी को अगर हम ऑब्जर्व करें कि देखें जब डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो डिस्टेंस डिक्रीज होने के दो पॉसिबिलिटीज है। या तो ये होगा कि ऑब्जर्वर मूव करे टुवर्ड्स द सोर्स, या ये होगा सोर्स मूव करे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। दोनों सूरतों में डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, एक ऑब्जर्वर आपको नजर आ रहा है, ये है ऑब्जर्वर और ये है सोर्स। तो जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, ठीक है, इन एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, तो जब ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द सोर्स, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस क्या होगा, कम। या फिर सोर्स क्या कर रही हो, वो मूव करके कहाँ आ रही हो, ऑब्जर्वर के पास। अब इस कंडीशन में भी यही है, क्योंकि सोर्स मूव करके जा रहा है तो भी डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। जबकि अगर ऑब्जर्वर मूव करके जाए अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, ऑब्जर्वर मूव करके जाए अवे फ्रॉम द सोर्स, जबकि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अगर सोर्स मूव करे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, डिस्टेंस इसका इंक्रीज होगा। और डिस्टेंस के इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इस कंडीशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है तो यहाँ पर जो आपके पास स्पीड में चेंज आता है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगा कि जो स्पीड का चेंज है वो यहाँ पर होगा v प्लस यू ओ। ठीक है, ऑब्जर्वर की स्पीड यू ओ है और v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, और v प्राइम, तो अगर आप देखें ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, रिलेटिव मोशन है, स्पीड एड अप हो जाएंगी। वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा तो लैम्डा प्राइम लैम्डा ही रहेगा। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह चेंज होगी, तो उसे हम लिख सकते हैं v प्राइम इज इक्वल्स टू एफ प्राइम लैम्डा। अब एफ प्राइम अगर आपने यहां से फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी प्राइम डिवाइडेड बाय लैम्डा, और वी प्राइम की वैल्यू क्या है, तो वो है वी प्लस यू ओ डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है वी अपॉन एफ के। तो देखें एफ प्राइम को इस तरह लिखा जा सकता है वी प्लस यू ओ डिवाइडेड बाय वी अपॉन एफ। एफ ऊपर चला जाएगा तो एफ प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, वी प्लस यू ओ डिवाइडेड बाय वी, और ये आपके पास क्या आ गया, एफ। तो अब देखें ये हमारे पास फार्मूला है, और ये फार्मूला ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी न्यूमरेटर बड़ा होता जाएगा, और जितना बड़ा न्यूमरेटर होता जाएगा उतनी ज्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इट मींस जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है अपेरेंट, जिसे हम अपेरेंट कहते हैं, वो ग्रेटर होगी किससे, एफ से, अगर यू ओ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि जब जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के पास आ रहा होता है, डिस्टेंस हो रहा होता है कम, और इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। दूसरा दूसरा ये है कि जो v प्राइम है वो बराबर है किसके, v के। क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि क्या होता है, वेव लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि अब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, तो अब अगर सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ तो वेवलेंथ में जो चेंज आएगा उसे हम क्या लिखेंगे, तो उसे हम लिखेंगे कि वेवलेंथ यहाँ पर डिक्रीज होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेवलेंथ डिक्रीज होगी, इसे कैसे लिखूंगा, लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। ठीक है, तो ये वेवलेंथ का क्या है, डिक्रीमेंट है। तो जो स्पीड उसे हम क्या लिखेंगे, तो वो लिखी जाएगी v इज इक्वल्स टू एफ प्राइम लैम्डा प्राइम। ठीक है, यहाँ पर जो चेंज है फ्रीक्वेंसी में किसकी वजह से, वेवलेंथ की वजह से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा प्राइम, और लैम्डा प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा प्राइम जो है वो है लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। ये है जी डेल्टा माइनस डेल्टा लैम्डा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखूं इसको, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भी आपके पास वेवलेंथ है वो किसके बराबर होगी, तो वो वेवलेंथ बराबर होगी v अपॉन एफ के। तो v अपॉन एफ के बराबर अगर हम इस चीज को लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा प्राइम v अपॉन लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। इसका मतलब ये हो जाएगा v अपॉन एफ माइनस यू एस अपॉन एफ, और एफ कॉमन लेके ऊपर चला जाएगा तो एफ प्राइम बराबर आ जाएगा v अपॉन v माइनस यू एस। यूएस क्या है, सोर्स की स्पीड है और फ्रीक्वेंसी। तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में अगर देखें कि अगर सोर्स की स्पीड ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। यही तो डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो एफ प्राइम है वो कम होगा किससे, एफ से। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी अगर सोर्स की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर सोर्स की स्पीड कम होगी
तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती हैं, जो कि डिपेंड करेंगी किसके ऊपर, कि सोर्स की स्पीड जितनी आपके पास ज्यादा है, तो इससे ये होगा कि न्यूमरेटर आपका क्या होता रहेगा, स्मॉल होता रहेगा। तो स्मॉल होने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को बल्कि हम इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ यही देखेंगे कि डिस्टेंस के डिक्रीज होने से जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि जो एफ प्राइम है वो ग्रेटर होगा किससे, एफ से। ठीक है, यही बात आपको बता रही है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आ जाए किस पर, अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा अवे फ्रॉम द सोर्स। अब देखिए जो पहला केस है ना, उसी को रिवर्स कर दें। जो फर्स्ट केस है उसमें मैंने वी प्राइम को क्या लिखा था, वी प्लस, अब यहाँ लिख दें वी माइनस यू। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन है, डिक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, वो लैम्डा ही रहेगा। तो जहां जहां प्लस का साइन है वहां वहां माइनस कर दें। जो फर्स्ट वाला है उसमें थर्ड को आप क्या करें, यूज करें इस तरह से। देखें, वी प्राइम इज इक्वल्स टू एफ प्राइम लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर जो एफ प्राइम है वो बराबर हो जाएगा वी अपॉन लैम्डा के। और यहाँ पर मैं इस वी प्राइम की जगह पर अब क्या लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा वी माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, वी अपॉन एफ। तो वी माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय वी अपॉन एफ, एफ ऊपर चला जाएगा, तो एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय वी। और ये आपके पास क्या हो गया, एफ आ गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो रही है यहाँ पर कि यू ओ की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, चेंज होगी। और यहाँ पर जो एफ प्राइम होगा वो कम होगा किससे, एफ से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज होगा। अब जो थर्ड केस है उसको जरा चेंज करें। तो थर्ड केस में जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस कर दें। तो स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आता क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है। हाँ, वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ अब इंक्रीज होगी, पहले डिक्रीज हुई थी ना, अब वेवलेंथ इंक्रीज होगी। और इंक्रीमेंट को कैसे शो करेंगे, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पीड है वो बराबर हो जाएगी किसके, एफ प्राइम लैम्डा प्राइम के। एफ प्राइम की वैल्यू क्या है, तो वो है वी अपॉन लैम्डा प्राइम। ठीक है, और इस लैम्डा प्राइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। तो अब अगेन वही काम करेंगे, तो मैं डायरेक्ट स्टेप लिख देता हूँ, और वो जो हो जाएगा v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाय v, और ये हो जाएगा f। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है किससे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। तो ये चार केसेस हैं जिनकी बेसिस पे आप फर्दर केसेस ड्राइव कर सकते हैं। इफ बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, जाहिर सी बात है कि ऑब्जर्वर और सोर्स अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला यूज होता है, जो कि अगर चाहे तो इस तरह से लिखा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हमने चार केसेस तो कर लिए, उन चार केसेस को देखते हुए अगर चारों को इस तरह से कंबाइन कर दिया जाए तो ये आपके पास बन जाता है, और ये जनरल फार्मूला है, सब पे अप्लाई हो जाता है। और वो क्या है, v प्लस माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस यू एस, और ये आपके पास क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। ठीक है, तो जो एफ प्राइम है वो आपके पास इसके बराबर है। अब ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि हर केस में अप्लाई हो सकता है, जो केस भी हो, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सोर्स रेस्ट में हो, चाहे सोर्स मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, कोई भी केस हो, उस पर ये फार्मूला क्या होता है, अप्लाई होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, इस फार्मूले की लिमिटेशन ये है कि ये फार्मूला सिर्फ तब तक अप्लाई हो सकता है जब तक जो ऑब्जर्वर की स्पीड या सोर्स की स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम हो। लिमिटेशंस में जो फार्मूला है ये सिर्फ कब अप्लाई हो सकता है, जब ऑब्जर्वर की स्पीड कम हो किससे, स्पीड ऑफ साउंड से, एंड सोर्स की स्पीड कम हो किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर सोर्स रेस्ट में, ठीक है ना, इफ सोर्स इज एट रेस्ट, इफ सोर्स इज एट रेस्ट, तो अगर सोर्स क्या है, रेस्ट में है, इज एट रेस्ट, तो यू एस इज इक्वल्स टू जीरो। तो एफ प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, तो एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय वी, और ये आपके पास क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में हो, इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है
तो फिर ये आपके पास क्या हो जाता है, यू ओ इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में ऑब्जर्वर को हमने जीरो कर दिया तो जो एफ प्राइम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी प्लस माइनस यू एस। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिटेशन के अंदर ये आ जाता है कि जब आपके पास सोर्स रेस्ट में हो तो फिर आपके पास फार्मूला क्या बनेगा। और अगर क्या नाम है, ऑब्जर्वर रेस्ट में हो तो फिर आपके पास क्या फार्मूला बनेगा। ठीक है ना, तो दोनों फार्मूला जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसमें अब देखें, ऑब्जर्वर और सोर्स अगर दोनों मूव कर रहे हो तो फिर आपके पास क्या हो सकता है। ठीक है ना, यानी ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, और या फिर जो ऑब्जर्वर या सोर्स दोनों एक दूसरे से एक साथ ही चल रहे हो, एक ही डायरेक्शन में हो, या ऑब्जर्वर सोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हो, या फिर ऑब्जर्वर और सोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक साथ क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो फिर आपके पास जो इक्वेशन बनती है उसे हम यहाँ पर जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ यहाँ पर कि इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखें, मैं आपको लिखकर बताता हूँ कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो तो देखें इसके अंदर क्या होगा कि क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इक्वेशन में आपके पास ऑब्जर्वर की भी स्पीड आएगी और सोर्स की भी स्पीड आएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस और f। ठीक है। फिर f प्राइम इज इक्वल्स टू v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, f। इसी तरह अगर ऑब्जर्वर सोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तो f प्राइम इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस, और ये हो जाएगा f। ठीक है। और इसी तरह f प्राइम इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस और f। अब देखो मैंने ये क्या किया, जो ये मेन फार्मूला ना, मेन फार्मूला, इस मेन फार्मूले को देखते हुए मैंने क्या किया, इन तमाम चीजों को रिप्रेजेंट किया। और ये कैसे करता है, अब जरा इस फार्मूले में देख लें कि अगर ऑब्जर्वर या सोर्स मूव कर रहे हो तो ये फार्मूला कैसे चेंज होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि सोर्स है वो मूव कर रहा है, सोर्स जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अगर वो जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस या वो जा रहा है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो फिर फार्मूले में क्या चेंज आएगा। अगर वो ऑब्जर्वर जो सोर्स मूव कर रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो फार्मूला होगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का वो ये होगा v अपॉन v प्लस यू एस, और ये हो गया f। और अगर ये जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो क्या आएगा, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस यू एस, और ये आपके पास क्या हो गया, एफ। ठीक है। इसी तरह अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो जो ऑब्जर्वर होगा उसे हम किस तरह से बनाएंगे, ये ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑब्जर्वर में जो चेंजेस है वो क्या आएगी कि अगर वो ऑब्जर्वर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वी माइनस यू ओ। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा v माइनस यू ओ डिवाइडेड बाई v, और ये हो जाएगा f। और इसी तरह अगर मैं इसको कहूं कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो f प्राइम है वो हो जाएगा v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाई v, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, f। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर और सोर्स के मूव करने से जो पेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपने ये भी देखना होगा कि जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, किसकी, ऑब्जर्वर की या सोर्स की, वो क्या है। अगर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जर्वर और सोर्स की डिफरेंट होगी तो फिर आपके पास जो चीजें होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, यानी कि उसके अंदर फिर कोई चेंज जो है डायरेक्शन की वजह से जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और उसे आपने रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन के अंदर। अब अगर ऑब्जर्वर और सोर्स का पता चल गया तो अब हम आते हैं किसके ऊपर, इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। अब देखें एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि रडार है सबसे पहला। रडार स्टैंड फॉर क्या होता है, तो रडार को हम इस तरह से लिखते हैं, ये है रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, रेंजिंग सिस्टम। अब रडार का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है
कि ये जो भी आपके पास एयर स्पेस में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट है या सिस्टम है, उनकी एक तो पोजीशन को ये डिटेक्ट करता है और उनकी स्पीड को भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए वो यूज करता है डॉपलर इफेक्ट। अब रेडियो वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि वो स्पेस में ट्रेवल करती है या एयर में ट्रेवल करती है, कितनी स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से है कि जब हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं कि उसकी स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो वो जब किसी भी एरोप्लेन की पोजीशन या स्पीड को डिटेक्ट करती है तो कैसे करती है? तो देखें यहाँ पर जो रडार है, ठीक है ना, वो रडार एक तो मूवेबल है, और इस केस में ये जो रडार होगा इसे हम कहते हैं ये ऑब्जर्वर होगा। इसे हम क्या कहते हैं? ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो सोर्स होगा वो कौन है? वो है एरोप्लेन। ये क्या है? सोर्स है, ठीक है। अब क्या होता है कि रडार से गई फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी जाती है किसके पास? एरोप्लेन के पास। एरोप्लेन से वो फ्रीक्वेंसी जाके हिट करती है एंड देन बैक मारती है या फिर रिवर्स बैक करती है और वापस कहाँ आती है? रडार सिस्टम पे। यानी रडार सिस्टम अब क्या हो गया? ऑब्जर्वर। सोर्स कौन है? जो कि मूव कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जब सोर्स मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज वेवलेंथ की वजह से आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर तो वो करीब आ रहा है वेवलेंथ कम होगी, अगर वो दूर जा रहा है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम कैसे लिखेंगे? तो उसे हम इस तरह लिखेंगे कि इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर होगी कब? जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी अपरेंट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी अगर सोर्स मूव कर कर कहाँ आ रहा हो? ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों केसेस में अगर आप देखें कि फ्रीक्वेंसी का चेंज किसकी वजह से हो रहा है? वेवलेंथ की वजह से। क्योंकि जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ में क्या होता है? चेंज आता है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गई, इसकी एप्लीकेशन हो गई रडार सिस्टम। दूसरा एक और सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं सोनार। सोनार स्टैंड फॉर होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है वो यूज होता है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, या सबमरीन्स हो गए, माइन डिटेक्शन है, या सी की डेप्थ है, या सी बेड की अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके लिए हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यूज करते हैं। याद रखें, हमने ये पढ़ा है कि जो साउंड होता है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, और आप जानते हैं कि मैकेनिकल वेव्स मीडियम के अंदर फास्ट ट्रेवल करती हैं। मैकेनिकल वेव्स, तो इट ट्रेवल्स विद वेरी हाई स्पीड इन मीडियम, मटेरियल मीडियम। लेकिन ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, और जहां पर मीडियम कम है वहां भी ट्रेवल स्लो करती है। अब यहाँ पर जो हम यूज करते हैं डिटेक्शन सिस्टम के लिए वेव्स, तो वो साउंड कौन सा होता है? तो वो साउंड कहलाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। और ये अल्ट्रासाउंड क्या कहलाता है? ये लॉन्गिट्यूडनल साउंड कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनल ये वेव्स कहलाती है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो यही सेम प्रोसेस होता है कि अगर सोर्स करीब आ रही होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और सोर्स कौन होगा? सबमरीन से, जाहिर सी बात है, उसी को तो हम डिटेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये किस किस काम के लिए यूज होता है? तो ये डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं सी बेड, सी बेड। अच्छा, इसी तरह ये यूज होता है डिटेक्शन ऑफ सबमरीन, डिटेक्शन ऑफ सबमरीन, उसके लिए यू यूज किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ सबमरीन्स। अच्छा, फिर ये माइंस डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, माइंस डिटेक्शन, ठीक है, ये माइन डिटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनार में ये तीन चार चीजें होती हैं जिसके जरिए जो है वो इसके अंदर यूज होता है। फिर इसी तरह आपने देखा होगा मोटरवे वाले जो है वो एक स्पीड गन लेके बैठे हुए होते हैं, जो कि स्पीड ऑफ कार या स्पीड ऑफ बॉल को भी कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। जैसे क्रिकेट मैच है तो उसके अंदर वो आपको बता देते हैं कि ये जो बॉल है वो कितनी स्पीड से थ्रू की गई है। तो वो कैसे पता चलता है? तो उसके पीछे भी डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। और इसके अंदर जो वेव्स यूज की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोवेव्स। ये यूज की जाती है माइक्रोवेव्स। और ये माइक्रोवेव्स
क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इसकी स्पीड भी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सोर्स से साउंड निकलता है, ठीक है, और वो ट्रेवल करके जा रहा है किसके पास? अब फॉर एग्जाम्पल कार है, अब कार की जो स्पीड है उसे हम कह देते हैं वीएस, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो कौन है? ये है स्पीड कैमरा, ठीक है, स्पीड कैमरा। अब कैमरे से क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। कौन सी? माइक्रोवेव्स। वो माइक्रोवेव्स ट्रेवल कर कर जाती हैं कहाँ पर? कार। कार से स्ट्राइक करने के बाद वो ट्रेवल करके वापस आती हैं, और कैमरा उसे क्या कर देता है? दोबारा से डिटेक्ट करता है। अब जब डिटेक्ट करता है तो इस डिटेक्शन के बाद इसका मतलब अगर सोर्स मूव कर रही है तो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आएगा। अब वो फ्रीक्वेंसी का चेंज कैसे निकालेंगे? तो ऊपर मैंने अभी आपको फार्मूला बता दिया कि जब ये सोर्स मूव कर रही है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो हम फार्मूला है वो क्या यूज कर सकते हैं? तो वो होता है एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस यू एस, और ये आपके पास क्या हो गया? एफ। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ कार है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये कैलकुलेट करना हो कार की स्पीड क्या है, तो आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट तो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जाहिर सी बात है कि स्पीड कैमरा ने जनरेट की, उसे पता है कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है, वो पुट कर देते हैं। जो रिटर्न बैक करने वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता चल जाती है। तो मुझे बताएं, सब कुछ पता चल गया, आप क्या कर सकते हैं? यूएस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका स्पीड ऑफ साउंड, जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो क्या हो जाती है? कैलकुलेट हो जाती है। फिर इसकी एक और बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन है जो कि अक्सर एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो यूज करते हैं, क्या करने के लिए? कि स्टार जो है उसकी मोशन को भी ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक स्टार है, अब वो स्टार हमारे पास आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, तो क्या होता है? इसके लिए भी हम डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल एक स्टार है, और ये मूव कर रहा है कैसे? अवे। तो अगर ये स्टार अवे मूव कर रहा है हमसे, तो इसकी जाहिर सी बात है वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। यही बात हमने पढ़ी है कि जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ के अंदर क्या आता है? इंक्रीमेंट आता है, ठीक है ना। और वेवलेंथ का इंक्रीमेंट यहाँ पर रेड शिफ्ट कहलाता है। इसका मतलब आपको इसमें जो वेवलेंथ की शिफ्टिंग नजर आएगी वो क्या होगा? उसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। और ये रेड शिफ्ट किस तरह से होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं कि लैम्डा इंक्रीजेस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू एस डिवाइडेड बाय वी, और यहाँ क्या हो जाता है? लैम्डा हो जाता है, ठीक है। तो जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो अब देखें, स्पीड आपको पता है। अगर आपको जो स्टार की जो, क्योंकि सोर्स तो यहाँ पर कौन हो गया? स्टार है ना, जाहिर सी बात है कि वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो अगर मूव कर रहा है, वेवलेंथ आपके पास पता है, आपको ओरिजिनल वेवलेंथ पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? स्टार की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो हमसे कितना स्पीड से दूर जा रहा है। इसी तरह अगर वो स्टार आपके पास आ रहा है टूवर्ड्स, अब अभी हम ये बात पढ़कर आए हैं कि अगर सोर्स मूव करके जा रही हो टूवर्ड्स द अर्थ, तो फिर वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेवलेंथ डिक्रीजेस। अच्छा, अब वेवलेंथ के डिक्रीज करने से कौन सी शिफ्टिंग होगी? तो इसे हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, इसे हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। अब एक हो गया रेड शिफ्ट और एक हो गया ब्लू शिफ्ट। अब ब्लू शिफ्ट आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो स्टार आपके करीब आ रहा है। तो जो वेवलेंथ है उसे हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखते हैं कि इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होगा v माइनस यू एस डिवाइडेड बाई, यानी कि इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे। जब टूवर्ड्स और अवे दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है बैट नेविगेशन। अब बैट नेविगेशन के अंदर क्या है कि हम इस बैट नेविगेशन जो होते हैं उसके जरिए इको लोकेशन, यानी कि बैट्स जो होते हैं वो एको का सिस्टम यूज करते हैं लोकेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे कोई ऑब्स्टिकल है, लेट से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि ये एक ऑब्स्टिकल है। अब इस ऑब्स्टिकल का बैट्स को कैसे पता चलता है? तो वो क्या करते हैं? वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो साउंड जाकर रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो उन्हें क्या पता चलता है? उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल मौजूद है। तो यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी आई, और वो फ्रीक्वेंसी बाउंस बैक करती है, और बाउंस बैक करने के बाद उस फ्रीक्वेंसी को हम अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। उसकी में जितना चेंज आया वो एक्चुअली क्या होता है? वो उस ऑब्स्टिकल के डिस्टेंस को आपको जो होता है एको को या बैट्स को वो बता देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैट नेविगेशन जो है वो उसमें एको लोकेशन
जो होती है वो शामिल होती है, एको लोकेशन। इसी तरह इसके अंदर हम कौन सी जो वेव्स है उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो वो वेव्स होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इनके जरिए जो होता है वो एकोलोकेशन बेड नेविगेशन के अंदर की जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट की अगर हम बात करें, तो ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट के अंदर भी डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। फिर मेडिकल डायग्नोस्टिक के अंदर एकोलोकेशन जो डॉपलर इफेक्ट है उसे हम यूज करते हैं। ठीक है। अब मेडिकल डायग्नोस्टिक में अगर देखें तो इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा होती है। तो जो स्पीड ऑफ ब्लड है, स्पीड ऑफ ब्लड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। क्योंकि उसमें यही होता है कि अब जैसे आपकी स्मार्ट वॉचेज हैं तो उसमें क्या होता है, एक लाइट प्रोड्यूस होती है और वो लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर कर जाती है। तो वो जो फ्लो करने वाला ब्लड है, उस ब्लड की स्पीड को क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। तो उसके पीछे जो साइंस यूज होती है उसके अंदर जो इफेक्ट है वो एक्चुअली क्या है, डॉपलर इफेक्ट यूज किया जाता है। तो ये कुछ आपके पास एप्लीकेशन है, जाहिर सी बात है एप्लीकेशन बहुत सारी है, लेकिन कुछ हम क्या कर लेते हैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड आ जाता है कि वो कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशंस पर कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। कंडीशंस, कंडीशन फॉर नो डॉपलर इफेक्ट, कंडीशंस फॉर नो डॉपलर इफेक्ट। तो वो कौन सी कंडीशन है जिस पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। तो देखें, इसके लिए मेन कंडीशन ये है कि वहां डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा जहां पर रिलेटिव मोशन नहीं होगा। नो रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है इट मींस कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है। अब रिलेटिव मोशन कब नहीं होगा, तो अगर दोनों ऑब्जर्वर, बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स, both observer and source are at rest, are at rest। तो अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों क्या हो, रेस्ट में हो, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो याद रखें सर्कुलर मोशन के अंदर जो मौजूद बॉडीज होती हैं उनके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका डिस्टेंस हर पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है। तो ऑब्जर्वर और सोर्स मूव कर रहे हैं, अगर आर रेडियस है हर एक पॉइंट से, यानी कि सेंटर से लेके हर एक पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है, तो जाहिर सी बात है इनमें कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है। इसी तरह अगर दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर वहां पर भी कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि अगर वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और लास्ट, कब डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, जब ऑब्जर्वर एंड सोर्स परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हो। ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग, सोर्स आर मूविंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर दो जो आपके पास सोर्स और ऑब्जर्वर है वो क्या मूव कर रहे हो, परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हो, तब भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और सोर्स मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों क्या है, डिफरेंट परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, एंगल है 90 डिग्री, ऑब्जर्वर की स्पीड और सोर्स की स्पीड। तो यहाँ पर कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर कोई अपरेंट चेंज में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।